हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आपका स्वागत है विद्या क्लासेज में। और आज इस विद्या क्लासेज में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 4 आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है, इन आइसोमेरिज्म को आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, मतलब कि समावयवता। पहले जब कोरोना काल हुआ तो कोरोना काल में यहाँ से ये टॉपिक हटा दिए गए थे, परंतु अब फिर से इन टॉपिकों को सिलेबस में ऐड कर दिया गया है बच्चों। तो आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइसोमेरिज्म क्या होती है, समावयवता क्या होती है, लेसन यूनिट 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 शुरू हो रहा है। तब तक के लिए आप एकदम रेडी हो जाइए और इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। और अच्छा लेक्चर है, 100% उम्मीद करता हूँ कि ये एग्जाम में आएगा। तो बच्चों इस लेक्चर को शुरू करते हैं अब। प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा मैं समावयवता। बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे समावयवता। तो समावयवता टॉपिक चलेगा तुम्हारा अब। बच्चों समावयवता क्या होती है? समावयवता जब दो या दो से अधिक यौगिक के अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न हो। क्या होती है? समावयवता। आइसोमेरिज्म जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं बेटे? समान होते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्या? परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। इनके संरचना सूत्र कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, अथवा त्रिविम विन्यास भिन्न होते हैं, अथवा त्रिविम विन्यास भिन्न होते हैं। अणुसूत्र सेम होंगे पर त्रिविम विन्यास क्या होंगे? भिन्न होंगे। तो ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के समावयवी होते हैं। समावयवी होते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु इनके संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? दूसरे के समावयवी और घटना समावयवता कहलाती है। बच्चों समावयवता दो प्रकार की होती हैं, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम समावयवता।
कौन कौन सी होती हैं? संरचनात्मक समावयवता। कैसी होती है? संरचनात्मक। और दूसरी कौन सी होती है? त्रिविम। दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक और एक त्रिविम होती है बेटे। तो यहां पर अब आप पढ़ेंगे पहले संरचनात्मक समावयवता। कौन सी पढ़ेंगे? संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता ये क्या होती है बच्चों? इसमें जो समावयवता है संरचनात्मक, ये है सबसे बड़ी कई प्रकार की होती हैं, और ये पहला प्रकार पढ़ा रहा हूं इनमें आयनन समावयवता का। इसमें आयनन समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता में क्या होता है? अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं। याद रखना, संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं, परंतु संरचना सूत्र कैसे होते हैं? इनके भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। इसमें पहला है आयनन समावयवता। आयनन कौन सी होती है? जब सह संयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं परंतु वह भिन्न आयन प्रदर्शित करती हों, भिन्न भिन्न आयन का व्यवहार प्रदर्शित करती हों, विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हों, तो वो कहलाती है आयनन समावयवता। अणुसूत्र कैसे होने चाहिए इनके? अणुसूत्र समान हो। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु वह विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हों। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर की बात करूं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं, तो एक कंपाउंड हमारे पास है CONH3 का होल 5Br और SO4, और दूसरा कंपाउंड हमारे पास जो है बच्चों वो है CONH3 का होल 5SO4 और बाहर है Br। तो अब इन दोनों यौगिकों में CO कॉमन है, 5 अमोनिया 5 अमोनिया, Br SO4 SO4 सेम है, दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं, पर दोनों के अणुसूत्र एक जैसे हैं, परंतु जब इनका हम विलयन में करेंगे आयनन तो ये भिन्न भिन्न आयन देंगे। जब क्या करेंगे? इन यौगिकों का आयन करेंगे विलयन में, तो कैसा आएगा देखिएगा। जब इस वाले कंपाउंड का किया गया आयनन तो इसके आयनन से क्या आया? CONH3 का होल 5Br प्लस SO4, ये आया बेटे इसमें। और जब इस वाले कंपाउंड का आयनन हमने, तो इसमें क्या आया? इसमें आया CONH3 का होल 5SO4 Br CONH3 का होल 5SO4 प्लस Br, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो अब देखिए आप, जब दोनों ही कंपाउंड के अणुसूत्र देखें तो दोनों कंपाउंड के अणुसूत्र बिल्कुल एक जैसे थे, परंतु दोनों का जब आयनन हुआ तो इन्होंने विलयन में अलग अलग प्रकार के आयन दिए। तो क्या कहलाएंगे ये? आयनन समावयवता कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बेटे? ये आयनन समावयवता। समझ में आ गई आपको? क्या कहलाएगी ये? आयनन समावयवता, क्योंकि इन्होंने अलग अलग प्रकार के आयन दिए। नंबर 2 पे चलती है बेटे हाइड्रेट समावयवता। कौन चलती है? हाइड्रेट
समावयवता आती है बेटे। तो अब आपको बताऊंगा हाइड्रेट समावयवता क्या होती है। हाँ बच्चों, तो अब नंबर 2 पर होती है हाइड्रेट समावयवता। समावयवता आती है नंबर 2 पर हाइड्रेट समावयवता। बच्चों हाइड्रेट समावयवता में क्या होगा देखेंगे, अब ध्यान से समझना से। इसमें क्या होगा देखिएगा, हाइड्रेट समावयवता, इसमें क्या होता है, इसमें जो जल का अणु है वह कहीं तो दोनों काम करता है, दोनों काम, कहीं तो करता लिगैंड का काम करता और कहीं वह करता क्रिस्टलीय अणु का काम। जो जल का हाइड्रेट मतलब जल, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जल होता है। जल का मॉलिक्यूल काम करेगा 2 प्रकार के, या तो करेगा वो हाइड्रेट मतलब क्रिस्टलीय अणु का काम करेगा हाइड्रेट, या करेगा लिगैंड काम। तो वहाँ पर होगी हाइड्रेट समावयवता। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें भी क्या होगा, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान ही होंगे, इसमें भी अणुसूत्र चेंज नहीं होने के, परंतु जल का जो मॉलिक्यूल है यह कहीं तो लिगैंड काम करेगा और कहीं काम करेगा ये हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का। देखो यहां देखिए, अब CONH3 का होल 4 Cl2 और Cl, इसमें देखिएगा, इसमें H2O क्या काम कर रहा है, लिगैंड का काम कर रहा है, और इसमें H2O क्या कर रहा है, हाइड्रेट अणु का काम कर रहा है, हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का काम कर रहा है, हाइड्रेट अणु। तो ये हाइड्रेट हुई क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु उनमें जो जल का अणु होता है वो एक कंपाउंड में काम करता लिगैंड का, दूसरे में करता हाइड्रेट अणु का। एग्जांपल एक और देख लीजिए, चलो इसका, CrCl2 H2O का होल ट्वाइज Py का होल ट्वाइज Cl, एंड हमने दूसरा ले लिया CrH2O Cl3 Py का होल ट्वाइज, ये है। आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H2O लिगैंड है, और यहाँ पर क्या है H2O, यहाँ पर H2O क्या है, होल ट्वाइस में, यहाँ पर H2O एक H2O लिगैंड है और एक H2O क्या है, दूसरा H2O क्या है, यहाँ पर ये हाइड्रेट अणु है। ये है देखिए अंतर, इसे बोलेंगे हाइड्रेट समावयवता। अब आती है बच्चों नंबर 3 पर, हाइड्रेट के बाद लिंकेज या संरचनात्मक लवण समावयवता। कौन सी, लिंकेज अथवा संरचनात्मक लवण समावयवता, ये कौन सी होती है बच्चों, सुनो ध्यान से। बच्चों ये समावयवता उस समय देखी जाती है जब लिगैंड जो है उस समय होती है जब लिगैंड में धातु आयन से संयोग करने के लिए, लिगैंड में धातु आयन से संयोग करने के लिए 2 अलग अलग परमाणु उपलब्ध हों। तो यह समावयवता कब देखने को मिलती है हमें, जब लिगैंड के पास ऐसे 2 परमाणु होने चाहिए जो धातु आयन से संयोग कर सकें, 2 अलग अलग परमाणु हों, वो दोनों ही धातु आयन से संयोग कर सकें। जैसे कि
NO2 है तो NO2 में N भी संयोग कर लेगा धातु आयन से और O भी कर लेगा, तो वहां पर यह समानता प्रदर्शित हो सकती है। देखते हैं क्या है, देखो एग्जांपल के माध्यम से समझोगे आप लोग। अब CO ये है, ये है, तो यहां पर लिगैंड आया कौन, अमोनिया। यहाँ पर कौन है, NO2, यहाँ कौन है, अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया, अमोनिया, ठीक है, और यहाँ आ गए प्लस के 2 चार्ज। अब इसी को एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देते हैं आपको हम। CO यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया, 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 ठीक है, तो यहाँ पर अमोनिया हो गए। और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, NO2 का ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोबाल्ट को दे रहा है। तो यहाँ पर कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर लिंकेज समानता बन गई, क्योंकि ऐसा लिगैंड यहाँ पर उपस्थित है जो धातु या आयन के साथ इलेक्ट्रॉन देने में समर्थ है। अलग दोनों परमाणु, उसके लिगैंड के दोनों परमाणु धातु को इलेक्ट्रॉन देने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर ये समानता प्रदर्शित हो जाएगी। तो NO, जिस जहाँ NO2 होगा वो दिखा देगा, या जहाँ पर HCN होगा वह भी इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को शो कर देंगे। तो अब इसके बाद अगली आइसोमेरिज्म आती है बच्चों। तो बच्चों अगली समावयवता जो है, जो अगली आइसोमेरिज्म है वह पढ़ेंगे आप लिगैंड समावयवता और उपसह संयोजन समावयवता। ये 2 और पढ़ेंगे इसमें अभी। तो हम पढ़ेंगे कौन सी, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, या इसे हम कह सकते हैं समन्वय समावयवता। बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, जो ऐसे संकर यौगिक जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के यौगिक उपस्थित हों, धनात्मक संकर भी उपस्थित हो और ऋणात्मक संकर भी उपस्थित हो, दोनों प्रकार के संकर यौगिक उपस्थित होने चाहिए। और उनमें जो लिगैंड है धनात्मक में और ऋणात्मक में, उनके लिगैंड का अंतः परिवर्तन हो, एक्सचेंज हो जाना चाहिए, उनके लिगैंड का एक्सचेंज हो जाना चाहिए, लिगैंड में अंतः परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो वहां पर उपसह संयोजन समावयवता दिखाई देगी आपको। एग्जांपल लिखिए आप, CO NH3 का होल 6 Cr C2O4 का होल 5, Cr C2O4 का होल 5। ये है, देखो इसमें ये धनात्मक संकर है, ये ऋणात्मक संकर है। अब जब इसमें आइसोमेरिज्म शो करेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे, जो इनके लिगैंड है इन्हें चेंज कर देंगे। CONH3 का होल 6, अब इसी का ले आएंगे हम क्या, C2O4 का होल 3,
और जो Cr था यहाँ ले आएंगे अमोनिया का होल 6। तो यहाँ पर कौन सी हो गई, उपसह संयोजन आइसोमेरिज्म हो गई। यहाँ पर हमने क्या देखा, दोनों संकर यहाँ प्रेजेंट थे, धनात्मक ऋणात्मक, परंतु दोनों में जो लिगैंड थे उनका क्या हो गया, अंतः परिवर्तन। उनका क्या हो गया बेटे, लिगैंड का अंतः परिवर्तन हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सी समस्या दिखाई दे रही है हमें, उपसह संयोजन समावयवता। एग्जाम्पल एक और देखिएगा, CO NH3 का होल 6 Cr Cn का होल 6। और क्या दिखाएंगे यहाँ पर, अब जब हम आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो CO Cn का होल 6, मेटल चेंज नहीं होने के, सेंट्रल मेटल में जाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ क्या जाएगा, Cr NH3 का होल 6। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो चेंजिंग आया है वो केवल लिगैंड में चेंज हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हो गई ये उपसह संयोजन आइसोमेरिज्म। अब आती है बच्चों एक लिगैंड समावयवता। लिगैंड समावयवता, लिगैंड समावयवता क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो लिगैंड होते हैं उन लिगैंड के स्थान चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखा आप लोगों ने, CH2 CH2 लिगैंड था इसमें NH2, लिगैंड था इसमें NH2। अब हमने इसमें NH2 लिगैंड थे, आपका हमने क्या काम किया, CH2 आपका लिगैंड यहाँ लिया है हम एंड है, और एक लिगैंड हमको यहाँ पर लिया है। तो ये हो गया लिगैंड आइसोमेरिज्म। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड के मोलिकुलर फॉर्मूले सेम हो परंतु उनमें जो लिगैंड है उनका स्थान कार्बन एटम पर बदल जाए तो वहाँ हो जाएगी कौन सी, लिगैंड आइसोमेरिज्म। अब आती है बच्चों त्रिविम आइसोमेरिज्म पर। त्रिविम समावयवता पर आते हैं, समावयवता। त्रिविम समावयवता क्या होती है, ध्यान से देखना। त्रिविम समावयवता में क्या होता है बच्चों, ये बंध दैशिक प्रकृति की होती है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे होते हैं, बंध दैशिक प्रकृति के होते हैं और तथा उपसह संयोजन यौगिक में त्रिविम समावयवता उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक होते हैं त्रिविम समावयवी और यह कहलाती है त्रिविम समावयवता। ये दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय होती है, एक प्रकाशिक होती है। तो हम पहले पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। तो बेटा ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है, बेटा ज्यामितीय समावयवता को हम सिस और ट्रांस
वे ट्रांस कर सकते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ज्यामितीय समझौता में क्या होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड होंगे तो उसे बोलेंगे सिस फॉर्म, और जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में होंगे तो ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। तो ऐसे यौगिक बोलते हैं, ऐसे यौगिक ज्यामितीय समव्यवस्था शो करते हैं। ये देखिएगा, हमने यहाँ लिख दिया अमोनिया, यहाँ आ गया अमोनिया, यहाँ आ गया Cl, यहाँ आ गया Cl। तो ये कौन सी फॉर्म शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कौन सी फॉर्म, सिस फॉर्म। अगर यही कंपाउंड है और इन्होंने ऐसे कर लीजिए एक बार, Pt और यहाँ हो गया आपका, चलो यहाँ Cl कर देते हैं, और यहाँ NH3, और यहाँ कर दिया मैंने फिर से, और यहाँ कर दिया Cl। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई इसकी, तो ये कौन सी हुई, ज्यामितीय समव्यवस्था में क्या होता है या सिस ट्रांस में क्या होता है, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे बोलते हैं सिस फॉर्म, और सेम ग्रुप डिफरेंट साइड होंगे तो क्या बोलेंगे उसे, ट्रांसफॉर्म। तो ऐसी समव्यवस्था को हम लिख सकते हैं बच्चों Ma2B2, Ma2B2, N प्लस माइनस कुछ हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये बन गई। और भी एग्जांपल देखिए इसका एक दो, Ma2BC प्लस माइनस, इसमें क्या होगा, इसके एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो आपको मैं इसके एग्जांपल देखिएगा। ये बन गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ Cl, यहाँ Br, और बीच में कर दो M की जगह मान सकते हो आप, यहाँ कर सकते हो M इक्वल टू Pt, A इक्वल टू ले लिया आप लोग अमोनिया, और B इक्वल टू ले लिया आप लोगों ने Cl ले लो, और C बराबर ले लो Br। तो यहाँ Pt हो गया, यहाँ Pt हो गया। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर लिया है आप लोग N3H3N, यहाँ लिया है आप Cl, यहाँ लिया है आप Br, और यहाँ लिया है आप NH3। तो ये क्या हो गई, सिस फॉर्म, ये हो गई ट्रांसफॉर्म। तो इस प्रकार से ये यौगिक ज्यामितीय समव्यवस्था शो करेंगे। इसके अलावा ज्यामितीय समव्यवस्था और भी शो कैसे करेंगे, कौन से करेंगे, क्या तरीका है बच्चों, और ऐसे यौगिक भी ज्यामितीय समव्यवस्था शो कर सकते हैं जब वो देखते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड जुड़े हैं उनकी दूरी अगर समान है तो सिस करेंगे, समान नहीं है तो ट्रांसफॉर्म प्रदर्शित करेंगे। तो ये थी ज्यामितीय समव्यवस्था। अब ये तो थी जिनमें लिगैंड 4 थे, अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें लिगैंड 6 हैं, तो वे भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए जिनमें 6 लिगैंड हैं, वे 6 उपसह संयोजन
6 उपसह संयोजन संख्या, 6 उपसह संयोजन संख्या वाले यौगिक तो इस प्रकार के यौगिक देखते हैं। इस ट्रांसफॉर्म कैसे दिखाएंगे भाई? आप लोगों ने ये एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी थी? 6 थी, ये ले लिया। तो आप लोगों ने यहाँ पर NH3, यहाँ पर ले लिया आपने Cl, NH3, CO। तो इसे ट्रांसफॉर्म, ये कौन सी फॉर्म होगी? सिस फॉर्म होगी ये तो। अब ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे इसकी? यहाँ जो Cl साइड में थे ना, इन्हें बीच में ले आओ। यहाँ कौन आ गया? अमोनिया, 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 अमोनिया। तो ये है आ गई जी, ये कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस। क्योंकि यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड नहीं रहे। अब यहाँ चारों ग्रुप अमोनिया साइड में थे, यहाँ दो इधर दो उधर पहुँच गए, बीच में कौन Cl आ गई, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गई। तो बच्चों इस प्रकार से ये कहलाया कंपाउंड, कौन सा कहलाएगा? ये Ma2B4 प्लस माइनस। अब आती है प्यारे बच्चों प्रकाशिक समावयवता। कौन सी आती है? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक में क्या होता है? जब कंपाउंड एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं, परंतु उनके अणुभूत एक जैसे होते हैं, परंतु वे एक दूसरे क्या होते हैं बेटे? प्रतिबिंब रूप होते हैं एक दूसरे के। एक दूसरे क्या होते हैं? प्रतिबिंब रूप। प्रकाशिक समावयवता में, प्रकाशिक समावयवता में कंपाउंड क्या होते हैं? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हैं। तो वहां पर ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो बेटे मैं आपको सिखाता हूँ प्रकाशिक समावयवता के एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप जल्दी समझ जाओगे। A का होल थ्राइज N पॉजिटिव, ये है बेटे। तो इसमें दोनों मतलब A ही हैं लिगेंड। तो यहाँ पर प्रतिबिंब रूप बनाएंगे हम इसका। कैसे बनाएंगे, क्या दिखाएंगे इसे? M की जगह हमने ले लिया M बराबर तो ले लो आप क्रोमियम, और A बराबर ले लो आप ऑक्जिलेटो। क्या ले लो? ऑक्जिलेटो, मतलब C2O4 दो निगेटिव होता है ये ऑक्जिलेटो। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। अब ये कर दिया, एक यहाँ कर दिया, ये बनाओ इस प्रकार से, ये बनाओ इस प्रकार से, ये कर दिया। बीच में ले लिया हमने Cr मेटल, यहाँ पर ले लिया Cr मेटल। अब ऑक्जिलेटो का इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन मिलाओ OX, ये कहलाएगा बेटे OX। ऐसे ही नीचे मिलाओ इनमें,
एक इनमें मिला दो इस प्रकार से, बीच में लगा दो प्रतिबिंब। लगा दिया प्रतिबिंब, दर्पण, मिरर। तो आपके कहाँ दिखाई देंगे? ये वाले तो दोनों यहाँ दिखाई देंगे आपको, इन दोनों पर ओ एक्स। तो ये बन गई प्रकाशिक समझौता, जो जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के क्या सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, परंतु वो एक दूसरे के प्रकाश मिरर इमेज हो, प्रकाशिक प्रतिबिंब हो। जब हम ये देखेंगे तो ये इधर दिखाई दे रहा, ये इधर दिखाई दे रहा, तो ये प्रकाशिक प्रतिबिंब बन गए। तो यहाँ कहलाती है प्रकाशिक समावयवता, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान हो, परंतु वे क्या हो, एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हो। कैसे हो? एक दूसरे के प्रतिबिंब रूपी हो। तो कहलाएंगे कौन सी समझौता? अब देखते नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब तो यहाँ पर बच्चों तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर समझी प्रकाशिक समावयवता क्या थी, और इसे हमने किस प्रकार से बताया आपको कि ये वे यौगिक जिनके दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र एक जैसे होते हैं, परंतु वे एक दूसरे के प्रकाश प्रतिबिंब होते हैं, प्रतिबिंब रूप होते हैं एक दूसरे के, तो ऐसे यौगिक शो करते हैं प्रकाशिक समावयवता। तो प्रकाशिक समावयवता को आप लोगों को समझा दिया गया। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रकाशिक समावयवता का टॉपिक पूरा होता है। और अब आपको जो है यहीं पर टॉपिक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।